ऐसी क्या वजह है कि चाहे लोग जीएस कितना भी पढ़ लें, सीसेट में जो हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं उनको मेजर प्रॉब्लम किस जगह पर फेस करना पड़ रहा है? फीस बहुत ज्यादा ली है। मैं आपको ऐसे कई नामी गिनामी इंस्टीट्यूट बता सकता हूँ, बच्चे कमेंट्स कर सकते हैं जिनकी 25,000 रुपए फीस ली गई है सीसेट की। एग्जैक्टली। लेकिन उन बच्चों का सीसेट के नाम पर किसी भी शिक्षक को खड़ा करके मैथ रीजनिंग जैसा चाहे वैसे खत्म करा दिया। अगले 3 नियम आपके कॉम्प्रिहेंशन में हर सवाल का जवाब देगा। और मैं इतना बदमाश हूं, खुलकर कह रहा हूं, वो 3 नियम मैं ऐसे लाऊंगा जिसपे 10 कॉम्प्रिहेंशन के गारंटी उत्तर आएंगे और बच्चा खुद कहेगा अद्भुत। जो सबसे कमजोर कड़ी है मैथमेटिक्स, ठीक है आप पूरा मैथ्स मत पढ़ के जाओ, 4 टॉपिक तो पढ़ सकते थे, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, इन 4 को तो ढंग से करके जा सकते थे। पर अगर आप उनको भी नहीं करके जाओगे तो मुझे कैसे गारंटी ले लूं मैं बच्चे की कि उस साल मैथ्स कम आने वाला है कि ज्यादा। वो इतना काबिल विद्यार्थी था, वो इतना योग्य था कि वो उस मेंस में टॉप 100 में आने की क्षमता रखता था, लेकिन इस घटिया से पेपर के कारण उसको पूरे परीक्षाओं से निरस्त कर दिया। सर क्यों ऐसा होता है? अगर हम IITN की बात करें तो हो सकता है उसका लॉजिकल दिमाग भी अच्छा है, उसका मैथ्स भी अच्छा है, बट यूपीएससी का जो सीसेट का पेपर है उसके ऐसे क्या इनसाइट्स हैं, उसमें ऐसा क्या डिमांड करी जाती है कि IITN भी अगर उसको सीरियस नहीं लेता तो वो भी उसमें फेल हो सकता है? मैं आपको इंसिडेंट बताऊं कि एक बच्चे से मैंने कहा कि देखो बेटा तुम 27 देना चाहते हो, अभी मत सीसेट करो, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में भूलने की प्रवृत्ति भी होती है, तो एटलीस्ट 1 साल पहले करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। सुनिए भले ही सबकी, लेकिन करिए जो परीक्षा के लिए जरूरी है। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी के शानदार एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग जानते हैं, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी कि कोई व्यक्ति IITN है, वो अपना एग्जाम देने के लिए जा रहा है, स्टिल वो व्यक्ति सीसेट को पास नहीं कर पा रहा। और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो हिंदी मीडियम के लिए सीसेट एक अभिशाप ऑलमोस्ट बन गया है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हिंदी मीडियम में सीसेट पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। सीसेट से रिलेटेड क्यों हम देखते हैं कि हम जीएस में कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन भले ही क्वालिफाइंग पेपर है, स्टिल हम उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा बैरियर बन रहा है? समस्या का तो हमें पता ही है, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस सेशन में कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं। उसके लिए आप लोग जानते हैं, आप सभी के फेवरेट मधुकर सर, सीसेट के लिए ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हैं। मैं आपके साथ मधुकर सर को लेकर आया हूँ और सीसेट से रिलेटेड सारे डाउट्स को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मधुकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीसेट के डाउट सेशन में। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर सीसेट के बारे में हम सारी बातचीत करने वाले हैं, सारे, सो दैट हमारे जितने भी सारे लर्नर्स हैं सबके सारे डाउट्स खत्म हो जाएं। सबसे टू द पॉइंट मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ऐसी क्या वजह है कि चाहे लोग जीएस कितना भी पढ़ लें, सीसेट में जो हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं उनको मेजर प्रॉब्लम किस जगह पर फेस करना पड़ रहा है? क्यों सीसेट लोग इतना फेल कर रहे हैं? इसका समाधान क्या हो सकता है? प्लीज़ आपके इनसाइट चाहता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि रीजन क्या है, तो 3 बड़े रीजन हैं। पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके से यूपीएससी ने यू टर्न लेते हुए सीसेट के पेपर के लेवल को बढ़ाया है, एक बहुत बड़ा रीजन है सीसेट में बच्चों के फेल होने का। जो यूपीएससी में एक मानसिकता बन चुकी थी क्वालिफाइंग नेचर की, और इस कारण से इस पेपर पर जो सीरियसनेस कम हो गई थी, वो एक दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन है इंस्टीट्यूशन का। इन्होंने भी सीसेट को उतना सीरियस नहीं लिया और फीस बहुत ज्यादा ली है। मैं आपको ऐसे कई नामी गिनामी इंस्टीट्यूट बता सकता हूँ, बच्चे कमेंट्स कर सकते हैं जिनकी 25,000 रुपए फीस ली गई है सीसेट की। एग्जैक्टली। लेकिन उन बच्चों का सीसेट के नाम पर किसी भी शिक्षक को खड़ा करके मैथ रीजनिंग जैसा चाहे वैसे खत्म करा दिया गया। तो ये 3 बड़े रीजन है जो फेल होने के लिए जिम्मेदार मानता हूं, और इसके 3 समाधान हैं। सबसे पहला कि आप ये जान लीजिए कि सीसेट में आपका एक प्रॉपर प्रिपरेशन अगर नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि यूपीएससी का एग्जाम मत दीजिए उस साल। क्योंकि अब आप ये माइंड सेट सोच लीजिए कि इस साल इजी आ जाएगा पेपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो पिछले 3 साल का कंटिन्यू रिकॉर्ड है, पेपर के लेवल में 19-20 का ही फर्क हो रहा है। डेफिनेटली। कितना टाइम देना चाहिए? तो 2.5 महीने एक प्रॉपर कोर्स में लगते हैं। 120 घंटे का सिलेबस होता है मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी को लेकर। दूसरा सॉल्यूशन ये है समय। बहुत सारे बच्चे एग्जाम से 15 दिन पहले कहते कि सर सीसेट के लिए क्या करूं। 1 महीने पहले वो कहते सर कुछ क्रैश कोर्स लाकर आ जाइए। देखो, कैश कोर्स बोल दीजिए मुझे तो मैं करवा देता हूं, मुद्राएं कमाने का मुझे एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन इसकी प्रिपरेशन करने का बेस्ट टाइमिंग है जनवरी
दिसंबर में अगर आपका सीसेट अच्छा है तो आपने एक बार जनवरी दिसंबर में शुरू करके मार्च तक में क्लोज कर देना चाहिए, ताकि उसके बाद एक रिवीजन कर सके। बिल्कुल। पर अगर आपका सीसेट वीक है तो आप 2 बार करिए। अगस्त में एक बार टीचर के साथ कर लीजिए, सितंबर अगस्त में, और दिसंबर जनवरी में रिवीजन के नाम पे कर लीजिए, ताकि 2 बार में फिर डर ही ना रहे, आपको खुद कुछ पढ़ना ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और जो तीसरी बात कहूंगा मैं, जो बहुत जरूरी है, आप सीसेट में 1-1.5 घंटे की जो प्रैक्टिस होती है, अगर सीसेट में मान लीजिए रीजनिंग कहूं मैं, तो उसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं लगेगी, क्योंकि एक बार समझ लीजिए, मैंने डाइस का नियम बता दिया कि अगर 2 पासे में कि 2 नंबर कॉमन है तो बचे हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब इसमें एक प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, 1-2 क्वेश्चन आपने देख लिया, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको प्रैक्टिस लगेगी। एक छोटा सा मैं और एक्सटेंशन देना चाहूंगा, मैंने भी बनाए हैं ऐसे वीडियो। अब देखो शुभम, आप जानते होंगे कि व्यू के लिए कई बार करना पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगले 3 नियम आपके कॉम्प्रिहेंशन में हर सवाल का जवाब दे देंगे। और मैं इतना बदमाश हूं, खुलकर कह रहा हूं, वो 3 नियम मैं ऐसे लाऊंगा जिसपे 10 कॉम्प्रिहेंशन के गारंटी उत्तर आएंगे और बच्चा खुद कहेगा अद्भुत। पर देखो, वो व्यू के लिए अच्छे, पहली बार बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे होते हैं। पर यूपीएससी ने पिछले 14 वर्षों में 25 कॉम्प्रिहेंशन भी अगर आप एवरेजन पकड़ोगे तो लगभग 350 से 400 कॉम्प्रिहेंशन पूछे हैं। हर कॉम्प्रिहेंशन में एक नियम से उत्तर नहीं आ सकते, 3 नियम से उत्तर नहीं आ सकते हैं। हाँ, आपको उसके अंदर जैसे जैसे डेप्थ समझ में आएगी, उस कॉम्प्रिहेंशन की भाषा शैली आपके अंदर घुसने लग जाएगी, आपको लगेगा कि अरे वो लेखक ये कहना चाह रहा था, और तब उसके उत्तर को आप पकड़ पाएंगे। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है अगर आप सीसेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो पहला, एक प्रॉपर वे में तैयारी, दूसरा सही समय पे तैयारी, और तीसरा प्रैक्टिस, खास करके मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन में। मैं आपको दावा करता हूं कि अगर सीसेट में फेल हो जाए तो इसी वीडियो में नीचे कमेंट्स कर देना कि मधुकर सर के कारण ही मैं फेल हुआ, बाकी किसी कारण। क्या सीसेट आपके लिए उतना ही चैलेंजिंग है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें? तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सीसेट का कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें आप अपने सारे सीसेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं केवल इस एकलौते बैच में। So join now this batch and solve your all problems in one batch. Let's crack it. काफ़ी लोगों में ये डाउट रहता है, जैसे किसी का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है, तो बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई क्या सिर्फ 2 सब्जेक्ट के बेसिस पर, जैसे 3 पार्ट होते हैं हमारे, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, तो क्या सिर्फ कुछ लोग मैथ्स और रीजनिंग के बेसिस पर एग्जाम के लिए जा सकते हैं? कोई ये कहना चाहे कि भाई मुझे तो कॉम्प्रिहेंशन अच्छा आता है, क्या वो उसके बेसिस पे एग्जाम में जा सकता है? बिकॉज यूपीएससी का ट्रेंड हम देखें तो कोई भरोसा नहीं, वो अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या सिर्फ आप 2 सब्जेक्ट के बेसिस पर, एक सब्जेक्ट के बेसिस पर जो सीसेट का एग्जाम है, आप उसे जा सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए? मैं कहूंगा कि बहुत बहुत खूबसूरत, मतलब एक जो सबसे डेप्थ, इसको कहते हैं कि हाँ एक्सपीरियंस इसी चीज का नाम है। मैं कहूंगा कि 2 सब्जेक्ट के बेसिस पर जरूर जाना चाहिए, तीसरे सब्जेक्ट को पीछे पकड़ते हुए। जैसे कोई व्यक्ति अगर मुझसे कहे सर मैं तो मैथ्स पूरा ही छोड़ के जा रहा हूं, मैं कहूंगा पेपर छोड़ के चले जाओ भाई फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कॉम्प्रिहेंशन मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है। जब मुझसे मैथ्स हल नहीं होगा, रीजनिंग नहीं हल होगा, तो मेरे पास एक अंतिम विकल्प वही है। पर ब्रह्मास्त्र के उपयोग का एक नियम होता है कि वो अंतिम हथियार होता है, अल्टीमेट वेपन है वो पहला हथियार नहीं हो सकता है। जो सबसे कमजोर कड़ी है मैथमेटिक्स, ठीक है आप पूरा मैथ्स मत पढ़ के जाओ, 4 टॉपिक तो पढ़ सकते थे, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, इन 4 को तो ढंग से करके जा सकते थे। पर अगर आप उनको भी नहीं करके जाओगे तो मुझे कैसे गारंटी ले लूं मैं बच्चे की कि उस साल मैथ्स कम आने वाला है कि ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। 2024 में कॉम्प्रिहेंशन सबसे कठिन आए हैं। 24 में फेल होने का बड़ा कारण कॉम्प्रिहेंशन पे निर्भरता थी। काफी लॉन्ग, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े बड़े फिलोसॉफिकल कॉम्प्रिहेंशन थे, पूरी तरह लंबा टाइम जा रहा था उनको सॉल्व। और जो मैथमेटिक्स था वो इजी था। 2023 में मैथमेटिक्स ने निपटा दिया बच्चों को, क्योंकि वो सच में क्वेश्चन ऐसे टिपिकल आए थे। 2021 में 20 में देखेंगे तो रीजनिंग और डाटा सफिशिएंसी ने बच्चों की हालत खराब की। मैं ये रिक्वेस्ट कहना चाहूंगा, आप 2 को मजबूत करिए और 1 को एवरेज करिए, पर आप किसी एक को छोड़कर भी आप नहीं जा सकते। डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी की कहानी बताऊं मैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन में 2015, 16, 17 में 0 सवाल आए हैं।
बच्चे मुझसे कहते थे सर आप डीआई क्यों पढ़ा रहे, सवाल तो आते नहीं। एग्जैक्टली, क्या ही पता क्या आ सकता है। 2018 में 14 प्रश्न आए हैं डीआई से, उसी साल बच्चों की हालत खराब कर दी डीआई ने, और कई फेल हुए। उनके अंदर योग्यता, मुझे दुख कब होता है सच बताऊं मैं, वो इतना काबिल विद्यार्थी था, वो इतना योग्य था कि वो उस मेंस में टॉप 100 में आने की क्षमता रखता था, लेकिन इस घटिया से पेपर के कारण उसको पूरे परीक्षाओं से निरस्त कर दिया जाए। एग्जैक्टली वही है सर कि आप जीएस में आप 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, उसका कोई वैल्यू नहीं होता जब तक आप इस क्वालिफाइंग पेपर को आप पास क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा इशू। और डेफिनेटली अच्छा सर, मुझे एक इंसाइट आपका ये जानना है कि मान लीजिए हम बोलते हैं, आपने ऐसे बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि एक आईआईटीएन जो टॉपर है, वो आईआईटी टॉपर सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाया। सर क्यों ऐसा होता है? अगर हम आईआईटीएन की बात करें तो हो सकता है उसका लॉजिकल दिमाग भी अच्छा है, उसका मैथ्स भी अच्छा है, बट यूपीएससी का जो सीसेट का पेपर है, उसके ऐसे क्या इंसाइट्स हैं, उसमें ऐसा क्या डिमांड करी जाती है कि आईआईटीएन भी अगर उसको सीरियस नहीं लेता तो वो भी उसमें फेल हो सकता है? ये पॉइंट बहुत अच्छा कहा आपने, सीरियस नहीं लेता। क्योंकि मैं अधिकतर बच्चे जितने टॉपर है वो अधिकतर इसी बैकग्राउंड के होते हैं, और मैं कहूंगा कि ऐसा इक्का दुक्का ही बच्चा होता है जो सिली मिस्टेक्स के कारण 1-2 नंबर से रह जाता है। सीरियसनेस बहुत जरूरी है। कोई टॉपर अगर आपसे कहता है कि मैंने तो सीसेट नहीं पढ़ा था, तो पहले जानो कि उसका बैकग्राउंड क्या है। कोई आपसे सजेशन दे रहा है कि केवल कॉम्प्रिहेंशन करके चले जाओ, मैथ रीजनिंग नहीं करने की जरूरत है, जानो उसका बैकग्राउंड क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं वो शिक्षक केवल कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहा है और इसलिए आपसे कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन करके चले जाओ। हर शिक्षक के अपने स्वार्थ जुड़े हो सकते हैं, हो सकता है मेरा भी कोई स्वार्थ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल पिछले 3 साल में आप देखोगे कि अगर आपके पास तीनों चीजों में एक सीरियस तैयारी नहीं है तो आपको बहुत दिक्कतें आएगी। छोटे छोटे सवाल इतने ज्यादा कठिन हो जा रहे हैं कि जहां बच्चे का 10-10 मिनट निकल जा रहा है, जहां कि उसे 1.5 मिनट में आंसर देना है। तो जो आप कह रहे हैं ना, 2 चीजों की बहुत सख्त जरूरत है सीसेट में, एक तो सीरियसनेस और दूसरा टाइम पे आंसर का आना। मुझे पता है कि वो 12वें सवाल का आंसर मैं घर पे निकाल दूंगा, आधे घंटे का टाइम मुझे मिलेगा, पर मुझे उस 1.5 मिनट में आंसर निकालना है, मुझे उस 1 मिनट में आंसर निकालना है, वो तरीका जानना है जिससे मैं उस 1 मिनट में आंसर को निकाल सकता हूं। कई बार एग्जामिनर का भी माइंडसेट सर फंसाने के लिए ऐसा होता है कि वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस डालता है कि बच्चे को फंसाना है, उसको टाइम कंज्यूम ज्यादा करवाना है, सो दैट परीक्षा का मतलब यही होगा। Exactly. अगर वो परीक्षा ऐसी नहीं लेगा तो परीक्षा नहीं रह पाएगी। और डेफिनेटली इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन एक एस्पिरेंट जब कर पाता है जब उसे बेहतर गाइडेंस दी गई हो कि भाई ऐसा क्वेश्चन आना है तो ये आपको स्किप करना है क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइम जाएगा, और कौन से क्वेश्चन को आपको जल्दी टैकल करना है, छोड़ने कौन से ये भी जरूरी एग्जैक्टली है। बिल्कुल ये चीज़ हमें देखनी होती है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में इस चीज़ को इनिशिएट किया था, जैसे आपने बताया था कि जब लोग सीसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो लोगों को एग्जैक्टली बस 15 दिन पहले, अगर मैं बहुत कोई वो बात बताऊँ तो मैं बहुत लोगों को अपने आसपास देखता हूँ कि लोग हार्डली 1 महीने 2 महीने पहले उनको सीसेट का याद आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एस्पिरेंट यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर रहा है तो अगर स्टार्टिंग से ही वो कैसे सीरियस लेके चले सीसेट को, सो दैट कोई पॉसिबिलिटी हुई ना। बिकॉज हमारा मानना ये है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आपके टाइम की, आपके करियर की वैल्यू है, आप जीएस में बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन अगेन वही कोई रिलीवेंस नहीं है उसका जब तक सीसेट क्वालिफाई नहीं करता। तो एक जो बिगिनर है वो कब से शुरू करे, कितना टाइम डेली बेसिस पर दे, और किस तरह से वो शुरुआत से ही सीसेट को एकदम सिक्योर बना के चले सो दैट आगे कोई इसको थ्रेट ना हो। मैं इस पे ऐसा कर देता हूं कि 26 और 27 वाले बच्चों ने क्या प्लानिंग करनी जी चाहिए। एग्जैक्टली। अब जैसे कुछ बच्चे मेरे पास है जो 27 में एग्जाम देने वाले और कहते हैं सीसेट, तो मैं उनको रोक देता। एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊं कि एक बच्चे से मैंने कहा कि देखो बेटा, तुम 27 देना चाहते हो, अभी मत सीसेट करो, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में भूलने की प्रवृत्ति भी होती है, तो एटलीस्ट 1 साल पहले करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। वो किसी और शिक्षक से पूछने चला गया, उस शिक्षक ने कहा कि सीसेट कर लो बेटा, तुम्हारा वीक है। तो अब वो शिक्षक सीसेट नहीं पढ़ाता था। तो आपको ये जानना चाहिए किससे क्या सवाल पूछें। एग्जैक्टली। 2026 अगर आपको देना है तो मैं कहूंगा कि आप जीएस बढ़िया से कवर करिए, अगस्त सितंबर में पहली शुरुआत करिए अगर आपका वीक है, दिसंबर में आप एक बार फिर पढ़ना शुरू करिए ताकि आप एक बार बढ़िया से रिवाइज कर ले। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, मैथमेटिक्स है, बीटेक है, बीई किया हुआ है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स या साइंस बैकग्राउंड है, या फिर आपका कोई भी बैकग्राउंड है लेकिन आप कहेंगे सर मेरा मैथ्स अच्छा है, मैंने एग्जाम में दी है, तो फिर आपको दिसंबर जनवरी वाला बैच एक बार प्रॉपर करना चाहिए। कई बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सर आप थोड़ा धीमा पढ़ाते। मैंने कहा मेरी कक्षा में आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा भी बैठा है और इंजीनियरिंग का भी बैठा है, तो मुझे तो वो देखना पड़ेगा ना कि सबके समझ में आ सके। धीमा पढ़ाने का मकसद यही होता है ना कि बच्चे सबको मैं साथ में लेकर चलूं। तो जो बेस्ट टाइमिंग है 26 वालों के लिए रहेगा, लेकिन वो 27 वाले विद्यार्थी अभी ना पढ़े,
क्योंकि अभी पढ़ के करोगे क्या? पढ़ने जाओगे, फिर 6 महीने का ब्रेक होगा, फिर कहोगे सर मैं तो भूल गया, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर मैं ना पढ़ाऊं 2 साल तो मैं 10% भूल चुका होगा। मैं कहूंगा 27 वाले बच्चे नेक्स्ट ईयर में तैयारी करें। नेक्स्ट ईयर में अगस्त में, जैसे कि इनको कह रहा हूं मैं, 26 वाले अगस्त में वो तैयारी की शुरुआत करें, 26 वाले दिसंबर में उसकी तैयारी की शुरुआत करें। और एक अभी जब इतनी बातें हो रही है, 25 वालों के लिए अंतिम मौका है जी बिल्कुल। अगर इस 25 में वो अभी मैं जो बैचेस ला रहा हूं वो मुझसे ना पढ़ना चाहिए, कहीं और पढ़े, लेकिन पढ़े। अगर आप सीसेट नहीं पढ़ रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आप अंदर ही अंदर एक मूर्खता पाल रहे हैं कि मैं अंत में कुछ कर लूंगा, अंत में कुछ नहीं हो पाता। वो सर फर्स्ट बस एक रिग्रेट बचता है कि जीएस तो हमने बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम थोड़े से सीरियस नहीं थे, हमने चीज़ों को बहुत लाइटली ले लिया, हमने अपने आप को, कई बार हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे सीसेट तो क्वालिफाई है, कर लेंगे, कर ले। नहीं, हमारा उनके फोकस शिक्षकों ज्यादा ने जीएस बताया पे होता है रहता है। कि हो जाएगा, क्या है हाँ, 33%। क्योंकि अब तक सर मैंने हिंदी मीडियम में ज़्यादातर लोगों को यही देखा है कि लोग जीएस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और सीसेट का तो ये रहता है कि हाँ कर लेंगे। बाकी अगर जो लोग सीसेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा सर से एक क्वेश्चन ये और रहेगा कि सर जब भी जिस भी बच्चे को शुरुआत करनी है सीसेट के लिए, तो उसके लिए जो कंटेंट है, यानी कि कोई पीवाईक्यू की बुक हो, कौन से उसे सोर्सेस सीसेट के लिए करने चाहिए, पीवाईक्यू को कैसे वो फॉलो करे, कौन सी बुक को वो फॉलो करे, कैसे कैसे उसे करे, एग्जैक्टली जो रियल ग्राउंड पे उसे क्या कंडीशंस हैं उनको फेस करना चाहिए, प्लीज आप वो बता दें। देखो, सीसेट में सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि किताब को फॉलो मत करो ना। जैसे कुछ बच्चे ने कहा सर एनसीईआरटी कर लूं मैं, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। मैंने कहा एनसीईआरटी में क्या करने जाओगे मुझे बताओ। अगर मैं मान लीजिए कि आपको प्लस और माइनस सिखाना होता या परिमेय अपरिमेय संख्याओं पर ही पूरी बात करनी होती तो कक्षा 6वीं 7वीं काम में आ जाएगी। लेकिन बात परिमेय अपरिमेय संख्या की नहीं है, बात है कि प्रश्न का एप्लीकेशन क्या है, और वो एप्लीकेशन आपको क्लास से पता चलेगा। तो अगर आप मटेरियल के रूप में चुनना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होगा यूपीएससी के पिछले 14 वर्षों के पीवाईक्यू। अगर वो चैप्टर वाइज मिल जाते तो बहुत बढ़िया, अगर वह पेपर वाइज मिलते तो मैं कहूंगा थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कि पहले कोर्स करना पड़ेगा तब आप वो पेपर हल कर पाएंगे। चैप्टर वाइज मिल जाता है तो बेस्ट रहेगा। मैंने भी हिंदी मीडियम में किताब निकाली है और वो चैप्टर वाइज मैं दे देता हूं, उपलब्ध कराता हूं। पर मैंने टेलीग्राम पर हर चैप्टर के लिए प्रैक्टिस सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। ओह वाह। कोई भी चैप्टर आप डाल दीजिए टेलीग्राम पर, परसेंटेज बाय मधुकर कोटवे, फाइल में जाइए, आपको परसेंटेज हिंदी इंग्लिश मीडियम की सेपरेट बिल्कुल फाइल मिल जाएगी। ओह, इतना वो बहुत इजी मार्केट में मतलब अवेलेबल करा दी। वो आपको इसलिए, और वो आप कहेंगे सर तो किताबों से मना कर रहे हैं, फिर ऐसा सर ने क्या मंगल ग्रह से क्वेश्चन लाए? तो मैं बता सकता हूं कि वो क्वेश्चन मैंने कहां से फ्रेम किए। मैंने उस क्वेश्चन को 3 जगह से उठाया। या तो वो क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सीडीएस का एक क्वेश्चन होगा क्योंकि वहां मैथमेटिक्स यूपीएससी पूछती है, या तो क्वेश्चन सीएपीएफ का होगा, या तो क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस का होगा। इसके अलावा अगर वो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है तो मैंने एसएससी से भी उठाया है। मैंने उन परीक्षाओं एग्जामिनर के दिमाग को समझते हुए उस टॉपिक के सवालों को कलेक्ट कर दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि वो प्रैक्टिस आपकी बहुत मददगार रहेगी। तो आप सोर्स के रूप में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेशन वाली चीजों को कर सकते, पीवाईक्यू कर सकते, बट स्पेसिफिकली जो मार्केट में किताबें चल रही हैं वो भली मोटी किताब आपको दिख रही है और मैं दावा करता हूं आप आधी किताब अगर पढ़ लेते हैं तो मैं सल्यूट कर दूंगा आपको कि सच में आपने आधी पढ़ ली, क्योंकि पढ़ नहीं पाता, हो ही नहीं सकती वो। तो बेस्ट है क्लासेस कर सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, मैंने यूट्यूब पर बहुत कंटेंट दे दिया है, उसको भी ढंग से कर सकते हैं, तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से निकल कर आएगी। मतलब रियली बताऊं मैं कि अगर बच्चे के अंदर जुनून है तो अब उसके लिए सब कुछ अवेलेबल कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है कि जितने सीसेट के लिए सारे एस्पिरेंट्स के जितने सारे डाउट्स हैं हमने उनको कवर कर लिया है। स्टिल आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ आपके कुछ क्वेरीज हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं वो भी बचे हुए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आगे फिर भी ऐसे सेशन आपके लिए लाते रहेंगे सो दैट आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। बाकी सर अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ भी बचा हुआ है सीसेट में जो एक एस्पिरेंट को जानना चाहिए तो प्लीज आप बता सकते हैं। बस मैं एंडिंग यही करना चाहूंगा कि सीसेट में सुनिए भली सबकी, लेकिन करिए जो परीक्षा के लिए जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हर जगह पर एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत है। और आप अगर नहीं कर पा रहे तो दूसरा कर रहा है और यूपीएससी उसको लेकर जा रही है। यूपीएससी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगी कि आप करो, यूपीएससी कहेगी कर सकते हो बेटा तो आओ, नहीं तो तुम्हारे जैसे और 100 खड़े हैं। मैं केवल इतनी सी विनती कर सकता हूं कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो सी सेट में भी आप उतना ही सीरियसनेस दिखाइए, क्योंकि ये पेपर
आपको पास भले ही ना कराए, फेल कराने की औकात रखता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच सर, सारे एस्पिरेंट के सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। आई होप सबकी बहुत हेल्प हुई होगी सेशन से। तो डेफिनेटली आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो टीम अनअकैडमी आपके लिए बहुत एग्रेसिव है, आपके ऐसे बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लेके आने वाले हैं हम आप लोगों के लिए, और डेफिनेटली चिंता मुक्त रहें क्योंकि टीम अनअकैडमी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर, लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहली बात, जैसे कि हमने वादा किया था और कल भी मैंने अनाउंसमेंट किया था कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अब अगले 7 दिनों के लिए पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है। कुछ बच्चों ने नीचे कमेंट्स किया था कि सर मैं जब फ्री कॉस्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक टेक्निकल ग्लिच है उसमें, उसको आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री नहीं मिल रहा हो तो बस एक नया नंबर यूज कर लेना, कोई नया नंबर, कोई नई मेल आईडी यूज कर लेना बस। अगर नया नंबर और नई मेल आईडी है तो आप 7 डेज फ्री देख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है। कल तक उस टेक्निकल ग्लिच को रिजॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन अगर जब तक नहीं हो पा रहा है तो हमने, जो हमारी टीम ने मदद की है, तो उसमें नया नंबर और नई मेल आईडी से बहुत फास्ट हो जा रहा है। तो अगर किसी को दिक्कत आ रही हो, नीचे कमेंट्स कर देना बाद में। मतलब अभी आप ट्राई करके देख लीजिएगा। 7 डेज फ्री में आपको सारे एजुकेटर की क्लास तो मिल ही जाएगी, उनके पीडीएफ मिल जाएंगे। और कल सोमवार है, कल मेरी क्लास सुबह 6:30 बजे सीसेट की होगी, तो उसको आप लाइव देखिएगा कल 6:30 बजे। दूसरा, दोपहर 3 बजे मेरी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास है, उसे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से देख सकते हैं लाइव। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्लस पर क्लासेस कैसी होती है, एक अंदाजा आपको लग जाएगा।